गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो चल रहा था हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। हमने जो लास्ट वीडियो में जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि प्रीवियस में वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो मिडिल क्लास के पीपल्स थे दे बिन गेटिंग एजुकेशंस। उन्होंने बिजनेस जब ओवर ट्रेड किया, ओवरसीज में ट्रेडिंग करना शुरू किया तो उनके पास पैसे आ गए। फिर साथ एजुकेटेड पीपल्स उन्होंने पढ़ाई शुरू की और जो फिलोसोफर्स थे जिनको उन्होंने बुक्स पढ़ी, इस तरह से जो नॉलेज जो थी वो ट्रैवल करने लगी, प्रॉस्पर्स करने लगी, मतलब आइडियाज़ जो थे रिफ्लेक्ट होने लगा। तो हमने देखे अलग अलग फिलोसोफर्स की बुक्स जो लोगों ने पढ़ी तो उनके बारे में पता चला कि वो जो है किस तरह से रूल किस तरह से वो चाहते हैं कि देश को कैसा होना चाहिए। तो जैसे रूशो ने क्या बताया था, उसने अपनी आइडिया क्या शेयर की अपने बुक्स के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव, कि दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए, पीपल, ठीक है, जनता, और किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। ये लिंक होना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड से होना चाहिए। अगर जनता और गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक नहीं है तो रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि पावर को डिवीजन करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वैसे 3 पार्ट्स में, 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर ले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर साथ में ये भी एक एग्जाम्पल सामने आया उनके कि यूएसए जो कौन है, जो पहले एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं बल्कि 13 कॉलोनीज के नाम से जाना जाता था और जिसके ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटेन। तो यूएस ने भी अपनी लड़ाई लड़ी और ब्रिटेन को हराया और अपनी आज़ादी हासिल की। लेकिन बात ये भी है कि यूएसए को किसने हराया, किसने, यूएस को पैसा किसने दिया, फाइनेंस किसने किया, फ्रांस ने किया था। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी मायने रखती है, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया उन्होंने, जब अपने आप को आज़ाद किया इनसे, तो अमेरिका क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रूल्स बनाए और इसने गारंटी के सभी इंडिविजुअल्स को राइट्स दिया, सभी को, ठीक है। तो इसी तरह से जो थिंकर्स थे फ्रांस में, ये सब एग्जाम्पल लोगों के सामने रख रहे थे कि सोचो हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा है, किस तरह से रूल कर रहा है। हमारे गवर्नमेंट, हमारा किंग जो है वो कितना ज़्यादा हम पे टॉर्चर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि हमें क्या देना है, टैक्स देने, अलग अलग किस्म के टैक्स देनी है। सो द आइडिया ऑफ दिस फिलोसोफर्स डिस्कस, ये सारे आइडियाज़ जो है वो डिस्कस की जाती थी इंटेंसिवली इन सैलून, जहाँ पे लोग बैठ के, सैलून मतलब जहाँ पे लोग सोच लो कि चाय कॉफ़ी, चाय की दुकान होती है, आसपास बैठे रहते, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, उस तरह से सैलून, कॉफ़ी हाउस हो गया। तो इस तरह से जहाँ पे बुक हाउस में बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करने लगे कॉमन पीपल आपस में। दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स, पढ़ते थे ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो सुन सकते हैं। तो इसी तरह से सबको ये पता चले कि क्या हो रहा है हमारे आसपास की कंट्रीज़ में, क्या हो रहा है। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further tax to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege। तो जब देखा इस तरह से, जब ये सब न्यूज़, ये आइडियाज़ उनको समझ में आ रही थी, तो उसी समय जब लुईस 16 ने प्लान किया कि उसके पास पैसा कम हो रहा है अपने राज्य को चलाने में, तो उसने जब सोचा कि वो टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों के अंदर क्या आया, गुस्सा, कि ये सिर्फ और सिर्फ हम पे थोपा जा रहा है, हम गरीब, हम कहाँ से करेंगे। थर्ड ओनली कौन लोग टैक्स दे रहा था, हमने देखा था थर्ड स्टेट्स के, है ना, थर्ड स्टेट्स के लोग टैक्स भर रहे थे। थर्ड स्टेट्स के पहला, दूसरा और तीसरा, पहला कौन लोग थे, प्रोफेशनल थे, ठीक है, प्रोफेशनल्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स बोल दो, ये हो गया। ये लैंड जिसके पास स्मॉल लैंड था, दूसरा वाले में, तीसरे में क्या था, लैंडलेस जिसके पास ज़मीन नहीं थी। तो मतलब पहला तो दे सकता था टैक्स, लेकिन बेचारे ये दूसरा तीसरा कहाँ से टैक्स भरता। तो इसी तरह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरने लगा और ये सिचुएशन था। आगे बढ़ते कहानी नेक्स्ट में कि अभी आउटब्रेक, तो हमने अब तक जो है टॉपिक 1 ही पढ़ा था, अब हम टॉपिक 2 में जाएंगे, आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशंस, कि किस तरह से आउटब्रेक हुआ, क्या हुआ। तो हमने देखा था कि पहले इंट्रोडक्शन में कि 1789 में र्यूमर्स फैली थी, लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बेस्टाइल में जो प्रेजेंट थी उसको अटैक किया था और वेपन्स अपने पास रखा था, है ना। अब ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, देखो अब। तो लुईस 16 हैज़ टू इंक्रीज टैक्स, हमने पढ़ा था कि लुईस 16 को इंक्रीज करना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था पैसे।
तो इसीलिए हाउ डू यू थिंक ही विड गॉट, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस छोड़ते। इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड रीजन्स, जो ओल्ड रीजन्स हमने पढ़ा 1789 से पहले जो सिस्टम था, सोसाइटी को डिवाइड था 1 2, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स, जो भी था। द monarchy डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो उसमें एक अच्छी बात थी, बस ऐसा ही था कि ओल्ड रीजन्स के अंदर कि जो किंग है, जो मोनार्च है, जो किंग है ना, वो अपनी मर्जी से अकेला जो है वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, rather he had to call a meeting, उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, किसकी, स्टेट जनरल की, which could then pass, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तब जाके वो प्रपोजल पास होगा टैक्स का। तो मतलब कितनी स्टेट्स थी, स्टेट्स हमने कितना देखा वहाँ पे, स्टेट्स कितनी थी यहाँ, 3 थी। फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड, थर्ड, है ना, ये थी। क्लर्जी, पहला कौन था, क्लर्जी, दूसरा कौन सा, नोबल्स, और तीसरा कौन थे, तीसरे में जो थे, मान लो अभी सिर्फ प्रोफेशनल लिख देते हैं, प्रोफेशनल्स। तो ये जो 3 थी, 3 सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को कितने में काटा, 3 डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में काटा। तो इसके जो अब ये मेंबर्स है, तो उसकी एक असेंबली बना दी गई, मतलब एक जनरल असेंबली बना दी। तो इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया असेंबली का, स्टेट, क्योंकि ये स्टेट से डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो इसे स्टेट, तो इस तरह से इसका नाम दिया स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल के जो है, जैसे मानो ये पार्लियामेंट हो गया, तो ये इसके मेंबर्स कौन होंगे, तीनों स्टेट्स के, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों के मेंबर लोग जो होंगे इसके मेंबर्स होंगे। ये सारे लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर टैक्स बढ़ेगा। तो अब एक कॉमन सी बात है कि हमें जब पता है कि फर्स्ट स्टेट्स और सेकेंड स्टेट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स को क्या करना पड़ता है, दे आर फ्री। ये टैक्स दोनों ही टैक्स क्या करते हैं, दे आर नो टू टैक्स, क्या करते हैं, वो टैक्स को नहीं देते। तो इसी तरह से जब ये टैक्स नहीं देते तो इसका कोई मतलब नहीं है कि जनरल असेंबली को बुलाया जाए, स्टेट जनरल को बुलाया जाए, मीटिंग बुलाया जाए और टैक्स को पास करने के लिए वोटिंग किया जाए। तो इसी तरह से द स्टेट जनरली वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड द रिप्रेजेंटेटिव। तो जिस तरह से पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एरिया के, उसी तरह से इस जनरल में भी पॉलिटिकल बॉडीज होंगे और हर स्टेट्स के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे। However, monarch alone could decide when to call a meeting of this body. This last, तो लेकिन कहा गया इस बॉडी में तो रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने होंगे, तो पहला वाला भेजेगा, दूसरा भेजेगा, तीसरा भी भेजेगा अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसके अंदर ये था कि मोनार्च जो है मीटिंग कभी भी बुला सकता है। लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 1614 को हुई थी। तो इसी तरह से ये थी, इस तरह से वो जनरल, स्टेट जनरल काम करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मीटिंग हुई, तो मीटिंग जब बुलाई लुई 16 डिसाइड कर लिया मीटिंग होने वाला है, तो ऑन May 5, 1789 में एक मीटिंग बुलाई गई। तो पास प्रपोजल, मीटिंग का टॉपिक क्या था, न्यू टैक्स बढ़ाने का। रिप्लेंडेड हॉल इज इन वर्सलिस, वर्सलिस जगह का नाम है। तो वर्सलिस में जो उनकी पैलेस थी, बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में सभी लोग आए, होस्ट द डेलीगेट, सब अपने अपने डेलीगेट्स भेजे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ने कितना कितना भेजा, 300, तो कितना हो गया टोटल, 600 हो गए, ये फर्स्ट और सेकेंड ने भेजा। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक। तो जब वहाँ पे हॉल रूम में सीट लगा दी गई है, दोनों स्टेट्स आ गए, 300 इधर बैठ गए, 300 इधर बैठ गए, और थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर्स जो थे वो पीछे खड़े रहेंगे। इनके वो पीछे क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में वो खड़े रहेंगे पीछे, इस तरह से। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। तो अब थर्ड स्टेट्स के कितने लोग हैं, थर्ड स्टेट्स की कितनी कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी थी, याद है। तो थर्ड स्टेट्स का पहला कौन था, प्रॉस्परस, मतलब जो पैसे वाले थे, उन्हीं को अलाउ है अंदर जाने का। बाकी जो थे दूसरे और तीसरे, जैसे पीजेंट, आर्टिसंस, वुमेन्स, इन किसी को अलाउड नहीं है अंदर जाने का। तो थर्ड स्टेट्स के पहले वाले जो कैटेगरी के लोग थे उन्हें ही अंदर बोला गया आने के लिए, बाकी लास्ट 2 कैटेगरीज के लोग अंदर नहीं जाएंगे।
However, their grievance and demands were listed. लेकिन लोगों ने क्या किया, दूसरे और तीसरे कैटेगरी वाले लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को चिट्ठी लेटर में लिखा और उन्होंने इस फर्स्ट कैटेगरी के हाथ में पकड़ा दी कि आप अंदर ले जाओ और हमारे प्रॉब्लम्स जो है आप जाके अंदर में डिस्कस करना। तो 600 पीपल्स जो थे वो किसके बिलोंग थे, वो प्रॉस्परस वाले थे, जो पैसे वाले थे। वो कौन थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल थे, वो लोग थे। उन्होंने 40,000 लेटर्स जो थे सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के, उनको वो लेके गए वहाँ पे अंदर में ना। वोटिंग अब शुरू होने वाली थी। अब वोटिंग के लिए क्या हुआ, कहा गया वोटिंग इन द स्टेट जनरली इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज़ वन वोट। तो यहाँ पे पहले जो थी वो उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। पहले में जो था हर स्टेट को 1 वोट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेट था, तो कितनी वोट हो गए, 1 1 1, दैट इज 3 वोट। तो मतलब 3 वोट होंगे। अब राजा चाहता है तो पहला पता है ना, फर्स्ट स्टेट्स सेकेंड स्टेट्स किसको फेवर करेगा, ये दोनों फेवर किसको करेगा, क्योंकि ये टैक्स तो पे करते ही नहीं है, ये टैक्स तो पे नहीं करते हैं, तो ये फेवर तो किंग को करेगा, टोटल फेवर करेगा। और थर्ड वाले बेचारे टैक्स पे करते हैं, तो ये अकेला इनका वोट ये दे या ना दे कोई मतलब नहीं, 2 वोट तो किंग के पास ऑलरेडी है। तो वो तो पता था किंग को कि वो जीतेगा ही जीतेगा, जस्ट अब फॉर्मेलिटीज थी जो वो पूरा करा था। लेकिन ऐसा ये कुछ भी नहीं हुआ इस बार कुछ अलग हो गया। तो ये पहला सिस्टम था, पुराना सिस्टम था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, बट दिस टाइम लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और लुइस 16 भी सोच रहा था कि यही सिस्टम को वो आगे इस बार भी मीटिंग में वही रखेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन इस बार जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, वो इस बार आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि वो थोड़ा सा अब एजुकेटेड हो गए थे, पढ़ लिखे थे, बहुतों ने न्यूज़ सुनी थी आसपास के देशों में क्या हो रहा है। तो इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वे ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि इस बार ऐसा नहीं होगा, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने ऐसा बोला कि इस बार ऐसा मीटिंग नहीं होगा। इस हॉल रूम में जितने लोग बैठे हैं, जितने मेंबर्स हैं, मान लो ये सभी लोग वोट करेंगे और हर जितने लोग हैं पर पर्सन 1 वोट, मतलब एक इंसान है तो उसका वोट 1 होगा, तो इसके हिसाब से 1 मैन इक्वल्स टू 1 वोट, ना कि 1 स्टेट इक्वल्स टू 1 वोट। इसी तरह से उन्होंने अपनी डिमांड रखी। अब ये जो डिमांड इन्होंने रखी तो किंग को गुस्सा आ गया। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक्स पढ़ी थी इन लोगों ने, फिलोसफर्स एजुकेटेड पीपल्स ने। तो ये जब इन्होंने बात रखी ये वाली, एंड द किंग रिजेक्टेड दिस, तो किंग को क्या लगा कि ये लोग तो भाई कुछ और ही बोल रहे हैं, इसने कुछ और सोचा था। तो किंग जो था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये बात नहीं मानेंगे, हमारा जो रूल्स चल रहा था प्रिंसिपल हम उसी के फॉलो करेंगे। तो थर्ड स्टेट जो थे वर्कआउट ऑफ द असेंबली कि तब आप जब हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो फिर हम इस मीटिंग में रह के क्या करेंगे, आप अपनी मीटिंग कर लो। और वो बाहर निकल गए। तो रूल्स में क्या था कि वो तीनों स्टेट्स बैठेंगे तब वोटिंग होगा। जब एक बंदा एक स्टेट बाहर ही आ गया, बाहर निकल गया है ना, फ्रॉम दैट असेंबली आउट हो गया, अब 2 स्टेट बैठी है तो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी मीटिंग कर लो, हम तो बाहर जा रहे हैं। तो वो वहाँ से निकल गए। फिर क्या हुआ वहाँ पर, अब जब इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई राजा के सामने, उन्होंने जब इतना बोल दिया था तो अब उनको पीछे नहीं हटना था। तो इसी तरह से दिस स्टार्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोकमैन फॉर द होल फ्रांसनेस। तब इन्होंने कहा, उनको लगा कि हमने इतना काम किया है तो फिर दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, अब हम पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रांस तो नहीं बोलेगा, जो लोग ये सब लोग तो नहीं बोलेंगे, तो हम जो बोल रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे, देश के लिए जो भी होगा हम करेंगे। सो ऑन जुलाई 20 जून, तो जो 20 जून को क्या किया इन्होंने, द असेंबली, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस दिन मिलेंगे। तो ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेलीज। तो वर्सेलीज का ग्राउंड था, वर्सेलीज जगह जहाँ मैंने कहा था ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट के वहाँ पे लोगों ने असेंबल हुआ। तो जो लोग उस दिन मीटिंग में गए थे सभी लोग असेंबल हुए। कब, 20 जून को। फिर उन्होंने क्या किया उस मीटिंग में, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब से वो खुद नेशनल असेंबली है, देश के लिए अब जो होगा ये डिसाइड करेंगे, तो वो खुद नेशनल असेंबली है। उन्होंने कसम खाई, सो नॉट टू डिस्पर्स देयर टिल
have drafted constitution for France that would limit the power of monarchs. तो उन्होंने कहा कि अब कसम क्या खाई कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, फ्रांस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। और रूल्स एंड रेगुलेशन में ज़रूरी है कि वो क्या करें, पावर जो है मोनार्च का वो ख़त्म कर दें या कम से कम कर दिया जाए। तो इसी तरह से उन्होंने शपथ ली। अब इनमें अच्छी बात ये रही कि इस बार जो था इनको लीड कर रहा था, जो लीडर था वो ये थे, दे वर लीड बाय मीराबाई एंड अबेसेस। ये जो थे ये दोनों, मीराबाई ऑन वॉज बॉर्न, तो ये दोनों कौन थे, ये सेकेंड और फर्स्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे थे। तो मीराबाई जो थे, मीराबाई ये नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, मतलब सेकेंड स्टेट से बिलोंग कर रहे थे। एंड वॉज नॉट कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद सोसाइटी ऑफ फेडरल लेवल। ये इस फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल मतलब सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे। और सेकेंड स्टेट जितना ज़्यादा मतलब प्रिविलेज लेते थे फेडरल सिस्टम में, उनको वो पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सिस्टम गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक को ही फ़ायदा मिले, बाकी नहीं मिले। तो इसी तरह से उन्होंने थर्ड स्टेट का साथ दिया। अबेसेस कौन थे, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्सेलिस। तो इन्होंने क्या किया, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उन्होंने एक जर्नल लिखी, स्पीच अच्छा खासा लिखा और उन्हें पूरी उस जो सभा में असेंबल थे सभी लोगों को उन्हें पढ़ के सुनाया कि वो क्या करना चाहते, किस तरह से करना चाहते काम। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर है, ये पिक्चर है वहाँ पे असेंबलिंग का जिस तरह से, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये मान लो ये स्पीच दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ना, a sketch for a large painting by Jacques David, the painting of intended। जिस तरह ये पेंटिंग बनाई गई थी इस समय का, तो मेरा भी उस तरह से उन्होंने स्पीच और जर्नल प्रेजेंट किया। अबेसेस जो थे वो प्रिस्ट थे, मतलब वो कौन से बिलोंग कर रहे थे, क्लर्जी से बिलोंग कर रहे थे। तो अबेसेस वो कौन थे, प्रिस्ट से बिलोंग कर रहे थे। और उन्होंने पैम्पलेट लिखा, क्या लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट्स, कि थर्ड स्टेट्स कौन लोग हैं, क्या है और उनकी क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोगों को समझ में आए कि थर्ड स्टेट सचमुच कितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है। अब ये मैप यहाँ पे दिया गया है, देखो ये रिवॉल्ट वाला एरिया है कि कब कैसे रिवॉल्ट हुआ, कौन से एरिया में दिख रहा है, ये इंडेक्स दिखेगा आपको। रीजन्स ग्रीन वाला जो है, नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। ये सारे जो ग्रीन वाला है इसमें लोगों को कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था, ये इन्होंने इतना एक्टिव नहीं हुए थे। फिर वापस लाइट क्रीम कलर के या लाइट ब्राउन कलर का एरिया है एग्रीकल्चर रिवोल्ट एरिया, दैट इज एग्रीकल्चर से जो लोग प्रभावित थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया। एपिसेंटर ऑफ मेन पेंडेमिक मूवमेंट, अब ये जो दिख रहा है ये वाला ब्राउन येलो कलर का, ये सेंटर है जहाँ से रिवोल्ट ब्रोक आउट हुआ था अलग अलग जगह में। और ये जो एरो दिख रहा है द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, इस तरह से यहाँ से वो फैलता गया, पूरे फ्रांस से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैला था। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एबेसेस कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते, वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, क्लर्जी थे, प्रीस्ट। और उन्हें पैम्पलेट लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया था, पैम्पलेट का नाम रखा था व्हाट इज कॉल्ड द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy in Versailles drafting a constitution, जब पूरी नेशनल असेंबली बिजी थी, जो थर्ड स्टेट्स के लोग असेंबली में गए थे वो सभी लोग बिजी थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। तो वो कुछ लोग थे, कितने लोग थे उसके अंदर, 600 लोग गए थे। याद होना चाहिए आपको कि असेंबली में कितने लोग गए थे, 600। लेकिन रेस्ट ऑफ देम, जो पूरा रेस्ट ऑफ फ्रांस जो था, विथ क्या देखा उन्होंने, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सेम्ड विथ टर्न ऑयल, मतलब पूरे फ्रांस में उथल पुथल हो चुकी थी। क्यों, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, विंटर बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसके कारण जो था पूरा फसल ख़राब हो चुका था। ख़राब हो गया तो खाने के लिए जो मेन फूड था ब्रेड, उसकी प्राइस बढ़ा दी गई इतनी कि गरीबों के लिए पैसा नहीं, इतना पैसा कि वो उसे खरीद पाए। ठीक है, उसके बाद ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशन हॉटेड सप्लाई, कभी कभी अगर सामान है तो वो क्या करते थे, बेकर जो जहाँ पे ब्रेड बनती थी वो क्या करते थे, हॉट मतलब यहाँ पे किसको छिपा के रख दिया, बोला कि नहीं हमारे पास सामान नहीं है। तो भाई जो पैसे वाले वो क्या बोलेंगे
कि मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, अब मुझे दे दो, कितना भी पैसा लगेगा आप मुझे सामान दे दो। तो इससे वो होर्डेड करने लगे, सामान को छिपा के रखने लगे ताकि वो ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो ये चीज़ें चलने लगी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू, लोग लंबे समय तक लाइन में खड़े रहते थे बेकरी के बाहर, क्राउड, और जब मेनली वुमेन्स होती थी क्योंकि घर का काम वो करते थे, और जब वहाँ तक पहुँचते तो पता चलता कि वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये सब जो गुस्सा था उसके अंदर, ये सब कुछ देश के अंदर चल रहा था सिचुएशन। और उस समय में कुछ लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्स, और यही वही समय था जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था फर्स्ट पेज में, कि किंग ने क्या किया है, ऑर्डर किया है कि वो मूव करे और ओपन फायर करे। ये रूमर्स फैला था जो हमने पहला टॉपिक शुरू किया था ऑन जुलाई 14। और इसी तरह से फिर लोगों ने गुस्सा किया और जाके वो क्या किया था, बैस्टाइल गए थे, वो पैलेस में तोड़ फोड़ किया था। तो अब देखो कहानी अब आके यहाँ पे मिली जो हमने पहला पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। आया समझ में? इसी तरह से वो उस दिन वाला था जहाँ पे लोगों ने उस बैस्टाइल को पूरा डिस्ट्रॉय किया था। सो कंट्री साइड, गाँव में, कंट्री साइड मीन्स गाँव में रूमर्स स्प्रेड हो गया था पूरा का पूरा, विलेज टू विलेज फैल रहा था दैट द लॉर्ड ऑफ मैनवर, जो भी उनके लॉर्ड, फेडरल लॉर्ड्स जो थे, हैड हायर्ड हैंड ऑफ ब्रिगेड्स, उन्होंने ब्रिगेड्स को हैंड किया हुए ऑन देयर वे, ताकि वो आएंगे, क्योंकि गांव है तो गांव में क्या करेंगे, किसानों को तो मारेंगे नहीं, क्या करेंगे, इससे अच्छा उनकी क्या करें, फसल को ख़राब कर देंगे। अब फार्मर का जो क्रॉप्स को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, फार्मर्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस तरह से रूमर्स वहाँ पे इस तरह से रूमर्स फैला कि मैनवर जो थे, उसके लैंडलॉर्ड जो थे, उन्होंने ऑर्डर किया है ब्रिगेड्स को, सोल्जर्स को, कि वो जो रिप क्रॉप है, जो फसल एकदम अच्छी खासी पक चुकी है, इसको डिस्ट्रॉय करना। कॉट इन अ फ्रीजिंग ऑफ फियर, लोग जो डर गए कि अब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिच फॉर्क एंड अटैक, तो उनके पास जो भी हथियार मिला, ठीक है ना, उनके चैलोट में गए, उन्हें तोड़ फोड़ करने लगे, उनके महल में गए, जो भी महल था चैलोट में, उसका बड़ा सा पैलेस, जो किंग का तो बहुत बड़ा पैलेस होता है, लेकिन ये भी एक लैंडलॉर्ड थे तो उनका जो घर होता था उनको चैलोट के नाम से बोला जाता था। सो दे लूटेड हॉटेड ग्रेन्स, फिर उनके घर पे आक्रमण किया, उनके घर पे जो गोडाउन थी, उनके खजाने, वहाँ पे उन्होंने उनसे छीन लिया, आग लगा दिया जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनसे वो क्या किया, उन्होंने आग लगा दिया उस डॉक्यूमेंट्स को, ताकि उसमें जो उन्होंने लोन लिया था वो सब कुछ जल के राख हो जाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे घर भाग गए या दूसरे गांव चले गए, इस तरह से नेबरिंग कंट्रीज में जाके छिप गए। तो ये सिचुएशन जो था आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, फेस विद द पावर ऑफ दिस रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, जब उसने देखा फ्रांस में कि उसके सब्जेक्ट मतलब सिटीजन जो थे, लियो 16 ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो फाइनली जो थे उन्हें क्या किया, उनकी बात मान ली, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि नेशनल असेंबली, ठीक है आपने फॉर्म किया, अच्छी बात है, आप अपना नेशनल असेंबली बना सकते हो, एक्सेप्ट किया, एंड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने ये भी मान लिया कि अब से इसका पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग ही, और वो भी रूल करेंगे। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त, तो 4 अगस्त के नाइट में 1789 एन असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलाइजिंग द फेडरल सिस्टम। तो फिर असेंबली ने एक और रूल्स पास की जिसमें फेडरल सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा दी गई थी, किसे दी गई थी, नोबल्स को दी गई थी, नोबल्स को दिया गया था जमींदारी सिस्टम, वो उनसे छीन ली गई, और उनसे जो भी टैक्स दिया जाता था, जो किसान उनको टैक्स देते थे, वो सब उनसे ले लिया गया, ये अधिकार उनसे ले लिया गया। फिर हमने देखा था कि मेंबर्स ऑफ क्लर्जी जो थे उन्हें भी दे रहे थे टैक्स, कितना देते थे, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर, याद है, तो वो भी उनसे बंद करवा दिया गया कि अब से वो उनको नहीं देना पड़ेगा। तिथिस वे अबोलाइज एंड लैंड ओन बाय द चर्च वे कॉन्फिस्केटेड, अब जो भी चर्च को ज़मीन दिया गया था वो भी उनसे ले ली गई, सीज कर ली गई वो पूरा एरिया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वॉट एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरी। तो सोचो कि इतना सब कुछ बंद करने के बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि उनके पास कितना पैसा आया, गवर्नमेंट, अब कौन सी गवर्नमेंट, जो जनता ने बनाई, कौन सी जनता ने, नेशनल असेंबली,
वो 600 पीपल जो गए थे अंदर थर्ड स्टेट्स के, उन्होंने जो सब कुछ काम किया, उन्होंने फिर कलेक्ट किया कितना रुपया, 2 बिलियन लिवरी। वो किन से कलेक्ट किया, वो क्लर्जी से और नोबल से, इन दोनों से कलेक्ट किया। अब देखो चियर्ड यहाँ पे दिया है ना, इसका मीनिंग देखो क्या दिया हुआ है, कैसल्स और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग वर्किंग और अ नोबल मैन। जैसे मैंने कहा था लैंडलॉर्ड के पास भी जो घर होता है बड़ा सा होता है। मैनर मीन्स एंड स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लैंडलॉर्ड, जैसे मैंने कहा था जमींदार, ये वही है मीनिंग उसकी, ठीक है। अब हम लोग आज ही तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में आना चाहिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चले। आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिए, कल हम लोग नए टॉपिक्स में शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर।